हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के पहले वीडियो में। मेरा नाम है अजीत, आपका स्वागत है नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे MON AOA। आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है YT का, मतलब यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आवाज़, तो उसके लिए कृपया एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का MOA मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलिए, तो MOA मतलब कि मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाने के पीछे कारण क्या है कि MOA मेमोरेंडम जो होता है ना, उससे मतलब कि कंपनी चलता है, वो उसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट बोला जाता है कंपनी का, और आर्टिकल को सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कोई भी कंपनी अगर किसी कंपनी को चलाना है तो पहले तो उसका कुछ ना कुछ तो रूल रेगुलेशन बनेगा ना। तो उस कंपनी क्या काम करती है, उसका नाम क्या है, मतलब कि जितना भी मेन चीज़ रहता है जो एक्चुअली में कंपनी जिसके द्वारा चलता है, उसको मेमोरेंडम बोला जाता है। मतलब कि वो मेमोरेंडम में लिखा रहता है, सॉरी। और वही अदर केस हो गया आर्टिकल का। आर्टिकल क्यों बनाया जाएगा? तो कोई भी चीज़, जैसे इंडिया में ही है, पहले लोकसभा है, उसके बाद राज्यसभा, मतलब कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अपना हिसाब से पूरे देश के हिसाब से काम करती है, तो वही हो गया मेमोरेंडम, जो एक पूरे कंपनी को दर्शाएगा कंपनी एक्चुअली में कर क्या रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और उसके अंदर हो गया आर्टिकल एक्चुअली में मैनेजमेंट को गाइड करेगा कि मैनेजमेंट को क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कोई भी मतलब कि कैसे काम करना है ना, वो आर्टिकल में लिखा जाएगा। और मेमोरेंडम पूरे कंपनी को दर्शाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। रिवीजन पहले हम लोग मेमोरेंडम का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद आर्टिकल का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, वही पहला हो गया। पहला जो मेमोरेंडम का बेसिक में पहला आएगा कि वही फंडामेंटल जितना भी होता है कंपनी का। फंडामेंटल मतलब कंपनी चलाने के लिए जितना भी चीज़ चाहिए वो मेमोरेंडम में लिखा रहता है। ठीक है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, काहे कि मेमोरेंडम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे तीसरे पॉइंट पे आए तो तीसरा पॉइंट में बोला जाता है इन केस ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी हो गया MOA और AOA में, तो ऑब्वियस बात है, मतलब कि क्या ही बोला जाए इस पॉइंट पे। MOA अभी भी ओवर राइट कर सकता है AOA को, काहे कि वो MOA से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है? 14वां पॉइंट, इन केस ऑफ कोई भी काम जो MOA के अगेंस्ट हो गया तो उसको अल्ट्रा वायर्स बोल देंगे, वो भी कंपनी के हिसाब से। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो मेन चीज़ होगा वो सब MOA में आएगा। अब पढ़ते आर्टिकल। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा हो जाता है, दिक्कत होता है बैकग्राउंड साउंड में। अभी लोग सोए हुए नहीं हैं, वैसे तो मैं 12 बजे रात को ही शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, सॉरी। आर्टिकल का फर्स्ट पॉइंट देखें तो पहला हो गया कि वही रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे कंपनी को चलाना है, क्या मैनेजमेंट क्या काम करेगा, वही रूल्स और रेगुलेशन। दूसरा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, जैसे MOA को प्राइमरी डॉक्यूमेंट बोला जाता है, तो इसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। AOA राइट कर सकता है, तो सॉरी, MOA राइट कर सकता है, ओवर राइट कर सकता है AOA को, बट AOA कैन नॉट प्रिवेल ओवर MOA। बस इन केस ऑफ एनी एक्ट, हाँ ये वाला पॉइंट है कि अगर कोई भी काम जो AOA के अगेंस्ट हो गया, उसको, जैसे MOA के अगेंस्ट हुआ था तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल ही हुआ। काहे कंपनी वहाँ पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पूरे कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन आर्टिकल कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, और सिर्फ आर्टिकल एक टाइम पे जाके लिमिट हो जाता है, तो इसलिए इसको आर्टिकल बोला जाता है और उसको कंपनी बोला जाता है। ठीक है, और 5वां हो गया कि वही इसमें कि इसका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। तो कैपिटल क्या होगा? ऑथराइज कैपिटल, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर, ये हो गया इसका एग्जांपल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। उसमें पहला होगा कंटेंट, मतलब कि मेमोरेंडम, और तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेरा फर्स्ट वीडियो है तो हो रहा है थोड़ा अभी
कहीं वीडियो बनाया नहीं तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस का दिक्कत आ रहा है, बाकी 1 से 2 वीडियो में ये सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि इसको रिवाइव करूँ, फास्ट में रिवाइव करूँ, ठीक है। पहला हो गया कंटेंट्स ऑफ MOA सेक्शन 4। पहला कंटेंट क्या हो गया, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज जो नेम सेल मतलब कि वही पढ़ रही थे एग्जाम्पल में, और यहाँ भी मेमोरेंडम में नेम क्लॉज जो रहेगा वो लिखा रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, जो भी लिखा रहेगा, प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है पब्लिक लिमिटेड। हाँ, इसका एक्सेप्शन है कि अगर कोई कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर है वो उसको प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड लिखने का ज़रूरी नहीं है। नेम के अंदर में प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड लिखने का ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी को भी नहीं लिखना है। और IFSC का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। कंपनी जो भी होगा उसको भी नाम के लास्ट में नहीं लिखना है, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड। दूसरा हो गया, पहला कंटेंट हो गया नेम क्लॉज, दूसरा कंटेंट हो गया सिचुएशन क्लॉज, ठीक है। सिचुएशन क्लॉज यानी कि डोमिसाइल क्लॉज, कौन सा स्टेट में कंपनी रजिस्टर है, कंपनी का रजिस्टर हो उसको लिखना है, वो सिचुएशन क्लॉज में आएगा, जो कि मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। पहला हो गया हमारा नेम क्लॉज, दूसरा हो गया हमारा सिचुएशन क्लॉज, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी काम क्या करती है उसका कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज में दो उसका मेन ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट होगा। एक होगा मेन ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी चीज़ का काम करती हो कंपनी, उसका वो हो गया मेन क्लॉज। और उसी से रिलेटेड कोई, मतलब कि उस काम को हेल्प करने के लिए कोई एक काम होगा। जैसे अगर मानिए कोई कंपनी है जो जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी का कंपनी है, वो सिर्फ पहले पोर्ट का काम करती थी, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी दिखा कि उसको उसको पोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ज़रूरत होता है पावर का, मतलब कि बिजली का। तो उसने सोचा कि अभी हम बिजली परचेस करते हैं गवर्नमेंट से, इससे अच्छा कि अपना ही से प्लांट क्यों ना सेटअप कर लिया जाए। तो उसके लिए उसने कंपनी बनाया अडानी पावर, जो कि एक तो अडानी पावर पहले तो सिर्फ उनका अपना इंडस्ट्री में, ठीक है। अब आगे देखते हैं लायबिलिटी क्लॉज। पहला हो गया हमारा नेम क्लॉज, दूसरा हो गया सिचुएशन क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में 2 हो गया, मेन ऑब्जेक्ट, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट को हेल्प करता हो उसी को इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब चौथा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में 2 हो गया, लायबिलिटी लिमिटेड बाई शेयर्स या लिमिटेड बाई गारंटी। शेयर्स में मतलब कि कोई किसी कंपनी में अगर जितना उसको पेडअप करना है उससे कम किया है तभी वहाँ तक ही लायबिलिटी लिमिटेड है। मतलब कि 10 का पेडअप करना है, 10 उसका फेस वैल्यू 10 है, अगर 7 रुपया पे किया है तो 3 रुपया तक ही लायबिलिटी उसका लिमिटेड है। और गारंटी मतलब कि गारंटी में तभी होगा जब कंपनी वाइंड अप होगा, मतलब कि कंपनी वाइंड अप होगा ना, तो उस समय पे जितना गारंटी दिया है वहाँ तक उसका लायबिलिटी रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कैपिटल क्लॉज पे, ठीक है। कैपिटल क्लॉज में पहला हो जाएगा ऑथराइज कैपिटल, दूसरा नंबर ऑफ शेयर, और तीसरा वैल्यू ऑफ ईच शेयर यानी कि फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। अमाउंट ऑफ कैपिटल मतलब कि ऑथराइज कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब कि क्या क्या शेयर सब्सक्राइब हुआ है। सेल स्टेट एक में नेम ऑफ सब्सक्राइबर यानी कि कौन कौन सब्सक्राइबर है, एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर, शेयर एग्रीड यानी कि कितना शेयर उसने लेने के लिए शेयर होल्डर ने एग्री किया है, ठीक है। और नॉमिनी क्लॉज सिर्फ OPC में ही रहता है और कहीं नहीं रहता है, ठीक है, OPC ओनली, ठीक है। असाइनी क्लॉज भी बोलते हैं इसको। इसमें जो नॉमिनी रहेगा ना, नेम पर्सन हु विल बिकम मेंबर इन केस ऑफ डेथ, हाँ वही, जो पर्सन नॉमिनी रहेगा वो OPC का, उसी का नाम लिखा रहेगा, उसका कंसेंट, रिटन कंसेंट रहेगा, सब कुछ नॉमिनी क्लॉज में लिखा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे पेज पे, ठीक है। आ चुके हैं हम लोग तीसरे पेज पे।
चलिए अब जो नेम ऑफ द कंपनी है उसका प्रोविज़न देखते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न है। तो उसका बेसिक प्रोविज़न हो गया, उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ नेम हो गया, चेंज इन नेम, उसके बाद रेक्टिफिकेशन इन नेम, ये सब प्रोविज़न है। तो अब बेसिक प्रोविज़न देखते हैं क्या क्या है बेसिक प्रोविज़न में। पहला तो हो गया कि आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, नेम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई कंपनी पहले से ही चल रहा है उसका नाम रख लिए या कुछ भी, ऐसा ऐसा भी नहीं कि उसके सेम ऐसा नाम रख लिए। मतलब कि जैसे जे के टायर है तो उसका नाम है जे के, और इसमें ये रख लिया कि JYKETYRE, मतलब कि वही सेम टू सेम, तो ऐसा भी नहीं रहना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ऐसा कंपनी का भी नाम नहीं रखना है जो ऑलरेडी रजिस्टर हो, या ऐसा का भी नहीं जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो, इवन रजिस्टर भी नहीं हो लेकिन रजिस्टर के लिए दिया गया हो, ऐसा वैसा नाम भी नहीं रखना है। एप्लीकेशन इज रजिस्टर पेंडिंग, ठीक है। LLP, जो रजिस्टर LLP है उसका भी नाम नहीं रखना है। और ऐसा कंपनी जो पिछले 5 ईयर्स में, आप ये वाला प्रोविज़न देखिएगा, ये वाला, ऐसा कंपनी जो पिछले 5 ईयर्स में वाइंड अप हुई, मतलब अभी उसका वाइंड अप हुए 5 साल ही हुआ हो, उस कंपनी का भी नाम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जो कंपनी इंडिया के आउटसाइड हुआ है उसका भी नाम नहीं रख सकते हैं। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर काम करती है, जैसे टेस्ला भी काम करती है इंडिया के बाहर, अब इंडिया में आई नहीं है, लेकिन अगर टेस्ला को इंडिया में आना होगा तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नया नाम रखे या कुछ भी, वो सिर्फ टेस्ला इंडिया करके भी चला सकती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो इंडिया के बाहर यूनिलीवर चलते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइचर मोटर इंडिया है, ऐसे करके मतलब बहुत कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कि हिंदी में जो नाम इंग्लिश में उसको हिंदी में करके रख लिए, ये कोई बात नहीं हुआ, सेम वही बात हो गया। एनी कंपनी विच है द नेम हैवी इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन, सेम वही नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा भी नहीं रहना चाहिए कि बोलने में टेस्ट सेम रहे, वही JK टायर वाला भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये वाला भी हो गया हमारा नेम का प्रोविज़न ख़त्म, मतलब कि बेसिक प्रोविज़न ख़त्म हो गया। अब चलेंगे रिजर्वेशन ऑफ नेम में, ठीक है। चुके हम अपने चौथे पेज पे, रिजर्वेशन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक और पॉइंट है। हाँ, ऐसा जो मतलब कि ऐसा चीज़ जो गवर्नमेंट यूज़ करता हो, जैसे कि नेशनल, फेडरल, पार्लियामेंट, ये सब मतलब कि थोड़ा थोड़ा प्रीशियस टाइप का लगता है ना, मतलब ये सब रखने से पब्लिक का सिंपैथी बढ़ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि पब्लिक को कि हाँ ये गवर्नमेंट द्वारा ही मेजर ऑन किया जाता है, ऐसा लगेगा। तो ऐसा नाम भी नहीं रखना है, जैसे कि नेशनल, फेडरल, पार्लियामेंट, भारत सरकार, संसद, कुछ भी, मतलब कि ऐसा नहीं रखना है। बस यही समझ जाइए कि जो जिससे ऐसा लगे कि ये भारत सरकार द्वारा ऑन किया जा सकता हो कंपनी, ऐसा पब्लिक को नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम में आते हैं। रिजर्वेशन किसके द्वारा होगा? ROC के द्वारा। कैसे रिजर्वेशन होगा? ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है MCA के वेबसाइट पे, रिजर्व यूनिक नेम के द्वारा। रिजर्व यूनिक नेम मतलब कि आपका जो नाम है वो यूनिक नेम रहना चाहिए, वही बात है। उसका प्राइस 1000 होगा। टाइम पीरियड, अगर नया कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो 20 दिन के लिए 1000 रुपया है, मतलब यही ये वाला सिर्फ 20 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 20 दिन से 40 दिन करना है तो फिर से 1000 दीजिए, तो आपका 40 दिन हो जाएगा। लेकिन 40 दिन के बाद भी आपको मन कर रहा है कि नहीं 20 दिन और रुकते हैं, तो 20 दिन और रुकिएगा, तो अब इस बार 2000 लगेगा। हाँ, आपको पता है कि हमको 40 दिन लग ही जाएगा, तो पहले ये वाला दीजिए 1000, उसके बाद यहाँ पे 3000 दे दीजिए। वैसे भी इसमें भी 3000 ही हो रहा है, इसमें भी 3000, लेकिन इसमें आपका 40 मतलब कि 40 दिन डायरेक्ट बुक हो जाएगा, ऐसे में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी है और आपको नेम चेंज करना है तो वही 60 दिन का आपको वैलिडिटी मिलेगा 1000 में, ठीक है। ये वाला पेज भी हमारा ख़त्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
चुके हम अपने पेज नंबर 5 पे। अगर हम अपने कंपनी का जो मतलब कि नाम दिए हैं, कंपनी का नाम चेंज कराने के लिए जो भी प्रोविजन दिए उसका अगर फॉल डिस्क्लोजर करा देते हैं तो क्या क्या प्रोविज़न होगा, ठीक है। तो आरओसी क्या कर सकता है, कंपनी का नाम चेंज कर सकता है। विद इन 3 मंथ कंपनी को ऑर्डर दे देगा कि भाई अपना ऑर्डिनराइजेशन OR पास करा के नाम चेंज कराओ, कंपनी का नाम चेंज करो। या कंपनी का मतलब कि स्ट्राइक भी कर देगा नेम को, मतलब कि आरओसी से कंपनी का नेम ही हटा देगा। या कोई भी ऐसा NCLT के पास भी पिटिशन डाल सकता है कि मतलब कि कंपनी को वाइंड अप करो, ठीक है। हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अगर जो पर्सन लाइबिलिटी मतलब कि जो पर्सन उसके लिए लाइबल है, जो पर्सन डिफ़ॉल्ट किया है उसको 1 लाख का फाइन होगा इस नेम क्लॉज के मैटर में। अगर रिजर्वेशन ऑफ नेम में जो पर्सन गलती किया होगा उसको 1 लाख का फाइन होगा, गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसको 1 लाख का फाइन होगा। और कंपनी का तो देख लिए वाइंड अप NCLT के पास जा रहा है, उसका तो बातें अलग है। चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का नाम चेंज कराना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न होगा। तो MOA में अल्ट्रेशन हो रहा है तो भाई यहाँ पे तो SR पास होगा ही, वही बात है, पहला SR पास होगा। दूसरा MOA मस्ट बी अल्टर टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, MOA को चेंज करना पड़ेगा, वही बात है। SR पास कर रहे हैं तो SR MOA बहुत सेम है। हाँ, अप्रूवल ऑफ CG मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉर चेंज ऑफ नेम। हाँ, अप्रूवल ऑफ CG चाहिए लेकिन हर एक केस में नहीं चाहिए, उसका एक्सेप्शन देखते हैं कि कौन कौन केस में नहीं चाहिए, ठीक है। इसका एक पहला हो गया प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड इमेज में हो रहा है तो नहीं चाहिए, वही प्राइवेट लिमिटेड नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, नाम बदल रहा है, जैसे अडानी से मदानी हो गया तो उसमें चाहिए। और रिलायंस लिमिटेड से रिलायंस इंडस्ट्री मतलब उसमें इंडस्ट्री जुड़ा तो उसमें भी चाहिए होगा। यहाँ पे लिखे थे लेकिन थोड़ा ढक गया है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अगला पेज में चलते हैं। उसके बाद क्या करना है कि कॉपी को RSC के पास फाइल करना है, वही SR का कॉपी, अल्टर MOA, अप्रूवल ऑफ CG, तीनों का चाहिए, ठीक है। अप्रूवल ऑफ CG कभी लेना है, जब कंपनी नाम बदले, जैसे अडानी से मडानी कर लिया, अडानी लिमिटेड से मदानी लिमिटेड, या रिलायंस लिमिटेड से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडस्ट्री आया बीच में तो वहाँ पे नाम लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में CG का अप्रूवल ना चाहिए तो वहाँ पे ROC का भी मतलब कि ROC के पास भी वो फाइल नहीं करना होगा अगर CG का अप्रूवल नहीं रहेगा तब। ROC रजिस्टर कर देगा चेंज एंड इशू फ्रेश सर्टिफिकेट, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। कौन सा कंपनी को प्रोहिबिशन है, मतलब कि कौन सा कंपनी नाम चेंज नहीं कर सकता है। तो जो डिफ़ॉल्ट किया हो कौन कौन चीज़ में, रिडम्पशन इन डिवेंचर, ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। मतलब कि ऐसा कंपनी जो डिवेंचर के रिडम्पशन में डिफ़ॉल्ट किया हो, या इंटरेस्ट डिवेंचर में डिफ़ॉल्ट किया हो, या डिपॉजिट में डिफ़ॉल्ट किया हो, या डिपॉजिट के इंटरेस्ट में डिफ़ॉल्ट किया तो उस सबको भी नहीं, मतलब कि उसका नाम चेंज नहीं कर सकता। उसको नाम चेंज करने का, हाँ, ये वाला क्लॉज सब फिर फुल कर दे तो काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्लॉज देखिए, जब तक डिफ़ॉल्ट तब तक बैन, एक बार डिफ़ॉल्ट हट गया मतलब वो पेमेंट कर दिया तो हट जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न भी अगर फाइल नहीं किया है तो नाम चेंज नहीं कर सकता है, उसको वो फाइल करते रहना होगा। जब ये सब ठीक हो जाएगा, अगर अभी ठीक कर रहे हैं तो अभी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 15 क्या करता है कि जो भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, मतलब कि जो भी चीज़ इस सेक्शन 15 चेंज शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ MOA, ठीक है। अदरवाइज फाइन ऑफ 1000 रुपीज़ पर कॉपी अप्लाई होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हम चेंज कर रहे हैं MOA में तो उसको नोट करना ही है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें 1000 रुपीज़ फाइन होगा। सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है।
हाँ, और जो पुराना नाम है उसको अगले 2 साल तक डिस्क्लोज करते रहना है न्यू नेम के साथ। जैसे अभी ग्रो ग्रो ब्रोकर है, उसका पहले नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी नाम था, अब ग्रो टेक्नोलॉजी हो गया है। तो उसको अभी 2 साल तक चेंज जो हुआ है उसको दिखाते रहना कि फॉर्मरली नोन एज नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी, ताकि मतलब कि उसके मेंबर या क्लाइंट को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम कब होगा? या तो सीजी के ऑर्डर पर होगा, या नहीं तो कोई थर्ड पर्सन उसको बोल रहा है कि चेंज कराने के लिए, जैसे ऑर्डर ऑफ सीजी। तो उसमें अगर सीजी बोल रहा है उसको चेंज कराने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा? इफ सीजी फाउंड द नेम अनडिजायरेबल, सीजी विल डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। अगर उसका नाम में कुछ गलत सलत रख लिया हो, जो मतलब कुछ भी ऐसा जो बैन हो, या कुछ ऐसा जो जिसका कोई मतलब नहीं हो वो रख लिया है, तो उसको चेंज कर सकती है। सीजी ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई चेंज करो, उसको चेंज करना होगा। कंपनी शैल रेक्टिफाई इट्स नेम विद इन 3 months पासिंग ऑर्डर। जब से ऑर्डर पास हुआ उसके 3 मंथ के अंदर में नाम चेंज करना होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट का बात करें तो कंपनी से ओ आर पास करना होगा। सेल फाइल विथ आर ओ सी को विद इन 30 दिन, मतलब विद इन 15 days ROC को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ROC विल रजिस्टर द चेंज एंड विल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, कंपनी अगर फेल हो जाती है तो बात है शुरू, उसके बाद ORDNC पासिंग ईयर, ये सब मतलब कि ROC खुद अपना उसका नाम अलॉट कर देगी। सीजी विल अलॉट द नेम ऑफ द कंपनी विल इंटीमेट द ROC, वही बात है। तो उसके बाद अगर आगे देखते हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन, जैसे आप किसी का ट्रेडमार्क से नाम रख लिया, जैसे डोमिनोज है तो डोमिनोज के ट्रेडमार्क से नाम रख लिया, या कुछ भी ऐसा जो चल रहा हो, मतलब कि कोई किसी का ट्रेडमार्क हो या कुछ ऐसा, उसके हिसाब से नाम रख लिया, लेकिन मतलब उस समय जब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे पकड़ा नहीं गया, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में मतलब कि जो इसका क्या बोलते हैं, जिसका ट्रेडमार्क रहेगा ना, उसको विद इन 3 years सीजी के पास उसको सीजी फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, हम सॉरी देख नहीं रहे थे इधर, हम थोड़ा उधर देख रहे थे। सीजी के पास 3 साल के अंदर में उसको रेक्टिफिकेशन के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा, और सीजी उसको बोलेगी कि चेंज करने के लिए, और सेम प्रोसेस ऐसा है 3 मंथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फाइल विथ ROC 15 दिन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। कुछ नया सर्टिफिकेट इशू करेगा, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं तो वो मतलब कि वही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डू नॉट कंप्लाई ईयर ऑफ पासिंग सीरियल नंबर प्लस इन, यही नाम रख लिया जाएगा उसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास थ्रू पोस्टल बैलेट, मतलब पोस्टल बैलेट के थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए। MOA को अल्टर होगा, कहेगी MOA किया तो अल्टर होना ही है। अप्रूवल ऑफ CG ऑब्टेन इफ अल्टरिंग द नेम ड्यू टू चेंज इन ऑब्जेक्ट। हाँ, वहाँ पे मतलब कि उसमें था कि उसका जैसे कि उसमें था कि वही कि नाम चेंज हो रहा है, प्राइवेट लिमिटेड उससे नहीं मतलब रहता था, लेकिन यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो उसके कारण ऑब्जेक्ट के कारण नाम भी चेंज करना पड़ रहा है, तो सीजी का तो अप्रूवल चाहिए, तो उसको भी यहाँ पे अप्रूवल ऑफ सीजी मस्ट बी नीडेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ अनलिस्टेड मनी रेज थ्रू पब्लिक इशू टुवार्ड्स न्यू ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर कोई मैंने ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए पब्लिक शेयर होल्डर से कुछ नया मनी ले रहे हैं तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, एग्जिट रूट, हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर है, मानिए कि 100 करोड़ हम इन्वेस्टर से लिए, उसमें से 70 करोड़ जो न्यू ऑब्जेक्ट था उसके लिए हम लगा दिए, 30 करोड़ मेरा बच गया, तो 30 करोड़ का कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मतलब कुछ इन्वेस्टर को नहीं पसंद आ रहा है,
तो उसको उसके लिए एग्जिट रूट चाहिए, उसका रेट भी सेबी के द्वारा स्पेसिफाई होगा। ठीक है। पब्लिक नोटिस मस्ट बी प्रोवाइडेड। हाँ, अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये एक तो वो ऑब्जेक्ट हो गया जो जिसके लिए पैसा रेज किए हैं, और कोई अदर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो भाई जो पैसा लग रहा है उसको पता चलना चाहिए कि कोई अदर ऑब्जेक्ट के लिए पैसा लग रहा है, तो उसके लिए पब्लिक इशू मतलब कि पब्लिक नोटिस जाना चाहिए इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और वेरिकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेज में जाना चाहिए, वो लोकल न्यूज़पेपर में। ठीक है। कितना मनी रेज हुआ, मनी यूटिलाइज, रिमेनिंग मनी कितना मनी बच गया, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू अर्निंग ऑब्जेक्ट, प्रपोज ऑब्जेक्ट क्या मतलब कि क्या ऑब्जेक्ट था, रीजन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है। उसके बाद कंपनी पोस्ट, उसको अपने वेबसाइट पे पोस्ट करना पड़ेगा, कंपनी आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा, वही सीजी अप्रूवल, और सीजी अप्रूवल अगर कोई है तो एसआर कॉपी। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हाँ, हल्दीराम फूड्स लिमिटेड है। ठीक है। पब्लिक इशू कर रहा है 100 करोड़ बिस्किट एंड कुकीज़ का। अब उसने 70 करोड़ का तो फैक्ट्री लगा दिया, लेकिन 30 करोड़ बच गया। ठीक है। 30 करोड़ बच गया तो उसका क्या करे, तो उसने सोचा कि पान मसाला का एक फैक्ट्री लगाते हैं, हल्दीगंधा, हल्दी बिस्किट था, हल्दीराम बिस्किट था, स्लोगन डाला, मुंह में हल्दी गंधा कदमों में दुनिया, स्लोगन था उसका। तो उसमें से टोटल शेयर थे 1200 टोटल शेयर होल्डर थे, 1200 में से 1120 तो एग्री हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट 80 शेयर होल्डर अनएग्री हुए। लेकिन क्या हुआ कि एसआर पास हो गया, यहाँ पे एसआर पास हो गया 93.33%। अब जो शेयर होल्डर को मतलब कि नहीं पसंद आया वो अपना एग्जिट रूट के साथ बाहर निकल सकते हैं, जो कि सेबी द्वारा स्पेसिफाइड हुआ। ठीक है। ये एग्जांपल था, बहुत हेल्पफुल एग्जांपल है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं लायबिलिटी क्लॉज। जनरल रूल लायबिलिटी नहीं चेंज हो सकता है, जनरल रूल है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि अगर एसआर पास किया जाए तो हो सकता है। हाँ, अगर कोई कंपनी क्लब हो या सिमिलर एसोसिएशन या उसके मेंबर द्वारा उसका मेंबरशिप फीस देता हो, अगर कंपनी ने फीस इंक्रीज किया है उस कारण उसका लायबिलिटी बढ़ गया है, तो उस केस में लायबिलिटी क्लॉज चेंज हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे तो फीस इंक्रीज करने से लायबिलिटी गेट्स इंक्रीज, तो वहाँ पे तो मतलब चेंज हो ही रहा है, मेंबरशिप फी पे कर रहा है तो वो होगा। ठीक है। अब 2 सेक्शन है, छोटा सेक्शन है। पहले हम सेक्शन 70 देख लेते हैं। क्या है कि मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकती है कि उसको कंपनी का मार यानी कि मेमोरेंडम एसोसिएशन मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट रिजोल्यूशन ये चाहिए, और कंपनी को जिस दिन दिया ना उसके विदिन 7 डेज के अंदर कंपनी को मेंबर को प्रोवाइड करना पड़ेगा वो सब कुछ। कंपनी अगर प्रोवाइड नहीं करती है तो 1000 रुपया पर डे, मैक्स 1 लाख तक हो सकता है उसका पेनल्टी। ठीक है। सेक्शन 17 हो गया। सेक्शन 6 क्या कहता है कि कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम एसोसिएशन मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट और रिजोल्यूशन, इस दोनों में मतलब कि बहस हो गया तो क्या होगा, तो उस टाइम पे कंपनीज एक्ट जीतेगा। कहा कि भाई कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट जीतेगा, कंपनीज एक्ट को ही माना जाएगा उसका। ठीक है, तुम अपने बनाए हो, लेकिन जहाँ पे कंपनीज एक्ट और इसमें दोनों के रूल में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट का ही माना जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है। मेरा फर्स्ट पार्ट हम लोग का ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब कल है सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, चलते हैं, आज का वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।